मैं मुकेश चंद्राकर की तरह, जो मुकेश चंद्राकर सर हैं उनकी तरह पत्रकारिता करके मरना कबूल करूंगा, लेकिन किसी का तलवा चाटना कबूल कभी नहीं करूंगा। आदाब जय भीम जोहार साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे साथ एक घटना हुआ था। आज मैं उस घटना के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। बहुत लोगों का सवाल भी था कि क्या हुआ था घटना और कैसे घटना हुआ था, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो 14 फरवरी को मेरे गांव के बगल में उचरी में वहां के लोगों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि हमारे गांव में कुछ बच्चा चोर आए हुए हैं, और इसलिए मैं वहां पर गया। लेकिन मुझे जो लगा कि वो लोग बच्चा चोर का मतलब उन लोगों को शक था, ग्रामीणों को शक था कि वो बच्चा चोर हैं। उस समय पूरे झारखंड में अंश और अंशिका जो थे उनका भी मामला था, और इस वजह से ग्रामीणों के बीच में ये बहुत भयावह का स्थिति बना हुआ था, और लोग बहुत भयभीत थे कि कहीं ये लोग भी वैसे ही बच्चा चोर तो नहीं, और इसलिए उन लोगों ने 2 औरतों को पकड़ कर रखा था। मैं जब वहां पर पहुंचा तो मैंने उन लोगों से पूछताछ किया, और पूछताछ करने के बाद मैंने डायल 100 पर कॉल करके पुलिस को सूचना किया कि हमारे उचरी गांव में जो है वो 2 औरतें भीख मांग रही हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को शक है कि वो लोग बच्चा चोर हैं। और मैंने उसी पे उन लोगों से पूछताछ करके पूरा वीडियो बनाया था। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा वीडियो बना रहा था, दूसरी औरत जो थी वो यादव टोले में थी, और वहां से जब उसको लाया जाता है तो उसका भी मैं पूछताछ कर रहा था, उसका वीडियो बना रहा था। उस वीडियो को बनाने के दौरान लास्ट होने वाला ही था, इसी दौरान बलराम यादव जो एक शख्स है उस उचरी का ही, उसके द्वारा मेरे ऊपर ये कहा जाता है कि ये मियां मुर्गी सिर्फ नेतागिरी कर रहा है और ये वीडियो बनाने से क्या फायदा होगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद भद्दी भद्दी गालियां भी देता है, मुझे बहुत सारी अपमानित करने वाली बातें वो करता है, जिसके बाद मैं उन बातों को भी सहन करता हूँ। और उसके बाद मैं उनसे बोलता हूँ कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो फैसला करेगा वो तो पुलिस प्रशासन ही करेगा, और पुलिस आने वाली है तो आप रुकिए, उनका इंतजार कीजिए। वो जब आएंगे तो वो खुद फैसला कर देंगे कि क्या है क्या नहीं है, आप क्यों इसको बीच में अड़चन डाल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम नेतागिरी कर रहे हो, साले मियां मुर्गी, ऐसे कहा जाता है उनके द्वारा। और उसके बाद जब मेरा जो वीडियो कैमरा जो कर रहा था, कैमरामैन जो था वो डरा हुआ था और वो वीडियो नहीं कर रहा था। जो भी बातें वो उन्होंने बोला उसको उसने वीडियो नहीं बनाया। तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम वीडियो नहीं बना रहे हो, तुमको डर लग रहा है, तुम मेरे को दो मोबाइल, और मैं उससे मोबाइल लेके फिर मैं वीडियो बनाने लगता हूँ कि यही वो शख्स हैं जो इन लोगों को भेज रहे हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि जो पुलिस आए थाना से तो उनको मैं साक्ष्य सबूत दिखा सकूं कि मेरे द्वारा कोई गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया गया है, बल्कि ऐसा हुआ था। और यहाँ पर 2 औरतों को पकड़ा गया था, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने उन दोनों को भेजा। ये पर्पज के लिए मैं उनका वीडियो बना रहा था। जब ये मैं वीडियो बना ही रहा था, इसी दौरान उनके द्वारा मुझ पे हमला कर दिया जाता है, और जिसके वजह से मेरा माइक जो है वो टूट जाता है। जो मेरा माइक था, जो हाथ में लेकर मैं माइक बना रहा था, वीडियो बना रहा था, और मेरा मोबाइल भी गिर जाता है। लेकिन मिट्टी जो वहाँ था, इस वजह से, मिट्टी की वजह से मेरा मोबाइल कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा माइक का जो रिसीवर होता है वो रिसीवर टूट जाता है। और वीडियो भी आप देख सकते हैं कि वीडियो में क्या कुछ कहा गया था। यही है वो आदमी जो लोग को भेजवाए हैं। और इससे पहले एक और शख्स के द्वारा सेम बातें कही गई थी, वही बातें इनके द्वारा भी कहा गया था। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। एगो बच्चा भी कोई खाएगा ना तो लिट्टी उट्टी बेचेगा ना, एकन के बस के बात नहीं, एकन भेस बना के मांग रही है, जी खाए वाला एकन को छोड़ दीजिए। छोड़ नहीं, छोड़ देंगे, हम लोग का शक है। मुआए काहे के लिए, हम लोग मुआए काहे के लिए, खाना को हम लोग सौंपेंगे, खाना जो करेगा। तो ये वो वीडियो था जिसमें ये शख्स जो भी बातें कह रहा है, सेम बातें बलराम यादव के द्वारा भी कहा गया था। हो सकता है कि इनके द्वारा कोई प्लान बनाया हो मेरे ऊपर हमला करने का या मुझको अपमानित करने का, क्योंकि
मैं इस क्षेत्र से बीडीसी का भी चुनाव लड़ने वाला हूं, तो उनकी ये मंशा हो सकती है कि मुझे लोगों के बीच में बदनाम किया जाए और इस वजह से उनके द्वारा ये बातें कही जा रही होंगी। इसके बाद जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे ऊपर हमला होता है। हमला होने के बाद मैं 14 फरवरी को उसी समय तुरंत थाने में जाकर आवेदन देता हूं, हॉस्पिटल में जाता हूं, हॉस्पिटल में से मैं इंजरी रिपोर्ट लेता हूं और दोनों को मैं सबमिट कर देता हूं थाने में। 14 अप्रैल को मैंने थाने में सबमिट किया था। 15 अप्रैल को शिवरात्रि था, तो शिवरात्रि की वजह से मैं सोचा कि उस दिन त्योहार है, इसलिए उस दिन कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद तो कार्रवाई होगी। लेकिन 16 और 17 को भी, 18 को भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं 19 तारीख को गया और 19 तारीख को मुझे 1 बजे तक ये बोल कर बैठाया गया कि मैंने उस शख्स को भी बुलाया है। 1 बजे उस शख्स को बुलाया गया। 1 बजे वो शख्स आया और वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ वो आया और मेरे ऊपर फेक न्यूज चलाने का आवेदन लिख के वो लाया हुआ था। और जो पुलिस प्रशासन के जो राजेश झा थे, जो महिलाओं को पकड़ने के लिए भी वही आए हुए थे और उनको ये केस भी मिला हुआ था जो मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, वो जो फेक न्यूज का बलराम यादव के द्वारा आवेदन जो दिया जाता है उसके ऊपर मेरे से सवाल किया जाता है। लेकिन मैंने जो 14 फरवरी को जो आवेदन दिया था उस आवेदन के मद्देनजर एक भी सवाल बलराम यादव से नहीं किया जाता है। उनके द्वारा, राजेश झा के द्वारा मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए या बलराम यादव के द्वारा मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए, उन सभी का मैंने तथ्यों के साथ उसका जवाब दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं 20 या 21 फरवरी को उस घटना स्थल पर आकर और पूरी जानकारी लूंगा, वहां से लोगों से मैं उनका बयान दर्ज करूंगा। 19 और 20 को वो नहीं आते हैं, 20 और 21 को वो नहीं आते हैं और फिर मैं 22 को कॉल करता हूं तो 22 को बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ में हूं और इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। 23 या 24 को मैं आऊंगा। 23 और 24 को भी वो नहीं आते हैं तो 25 को मैं कॉल करता हूं कि सर आज 25 तारीख हो गया, आप अभी तक नहीं आए। तो वो कहते हैं कि अभी मैं गढ़वा में नगर परिषद चुनाव की वजह से व्यस्त हूं, यहाँ पर मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। और उसके बाद वो 27 तारीख को, जिस दिन नगर परिषद का चुनाव का रिजल्ट घोषित होने वाला था, उस दिन वो शाम के करीब 3 या 4 बजे के लगभग वो आते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तुम उस घटना स्थल पर पहुंचो। मैं उस घटना स्थल पर पहुंचता हूँ। पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पहुंचते हैं, राजेश झा भी जो सर थे वो भी पहुंचते हैं। वो जो बयान दर्ज करते हैं, 2 लोगों का बयान दर्ज करते हैं और दोनों लोगों के बयान मेरे ही पक्ष में थे। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उसके बाद जब मैं उनसे कॉल करता हूं तो मेरे नंबर को, जो 8986693942 जो मेरा नंबर है, उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई भी उनसे संपर्क मेरा नहीं हो पाता है। और इस दौरान मेरा रमजान भी चल रहा था, तो रमजान के कारण मैं थाने तक नहीं गया। और उसके बाद मैंने जब उनसे संपर्क किया तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं 5 अप्रैल को दोनों शख्स को, यानी कि मुझे और बलराम यादव और जो थाना प्रभारी है उनके सामने सवाल जवाब किया जाएगा, उन पूछताछ किया जाएगा। लेकिन 5 अप्रैल को भी कुछ नहीं किया गया। तो मैंने लिखित में एसपी सर को भी आवेदन दिया है। लेकिन अब देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन क्या होता है ये मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा आगे। एक बात जो है वो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं मुकेश चंद्राकर की तरह, जो मुकेश चंद्राकर सर हैं उनकी तरह पत्रकारिता करके मरना कबूल करूंगा, लेकिन किसी का तलवा चाटना कबूल कभी नहीं करूंगा। और मेरे निष्पक्षता की जो खबरें दिखाने का जो तरीका है उसी तरह मैं खबर दिखाते रहूंगा। इसके बीच में जो भी दीवारें आएंगी, जो भी अड़चने आएंगी, जो भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, लेकिन कभी किसी का तलवे चाटना कबूल नहीं करूंगा। जो कि आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तलवे चाटने में व्यस्त हैं और निष्पक्षता से उनका कोई लेना देना नहीं है और खुद को वो निष्पक्ष पत्रकार भी कहते हैं। लेकिन मेरा जो काम है उससे मैं अपने
ईमानदारी से करूंगा और करता रहूंगा। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका मुझे न्याय मिलेगा। आगे आप लोगों का सवाल होगा कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है बलराम यादव के ऊपर क्योंकि वो एक बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और शायद यही कारण है कि मेरे संगठन के द्वारा, जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस जुड़ा हुआ था, अब नहीं जुड़ा हुआ हूँ, पहले जो जिस संगठन से जुड़ा हुआ था उस संगठन के लोगों के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरा साथ नहीं दिया गया। इसलिए मैंने उस संगठन से भी इस्तीफा दे दिया। और लेकिन मैं निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा और इसी तरह मैं आप लोगों तक हर निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से आप लोगों तक खबरें पहुंचाता, जिस तरह से रहा हूं वैसे ही पहुंचाता रहूंगा। और कल से हर एक वीडियो मेरा आप तक पहुंचते रहेगा। आप लोग घबराइए मत कि शायद मेरा चैनल, बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि मेरा चैनल अब बंद हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, मेरा चैनल बंद नहीं होगा। आप लोगों तक हर खबर और हर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद। मैं एमडी हसन।